ओके ओके गाइस, वी स्टार्टिंग विद द टुडेस क्लास। हम लोग आज बस जो अपने पुराने आर्टिकल्स हैं उसको खत्म करेंगे, देन वी विल हेड अप टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड विद द रेट्स। ओके, सो हमने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी, आर्टिकल 29 तक हम लोग आ गए थे, 29-30 पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। मैंने तुम्हें इसमें बताया था कि जो माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट होता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये होता है कि माइनॉरिटीज कुछ भी हो सकती है। माइनॉरिटीज में तो बताया था, रिलीजन भी हो सकती है, ठीक है, लैंग्वेज की भी हो सकती है, एंड कल्चरल भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों टाइप की माइनॉरिटीज इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, ओके। और ये आर्टिकल 29-30 उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात थी कि कोई भी स्टूडेंट डिनाइड नहीं हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये था तुम्हारा आर्टिकल 29, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, ठीक है। मतलब अगर तुम लोगों ने एक मदरसा खोला है, कोई मुस्लिम फ्रेंड है तुम्हारा, उस मदरसा खोला है, तो तुम लोग उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो और तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। दो रिजर्वेशन इज दैट कि 50% लोग वहाँ के मदरसा में मुस्लिम्स होंगे, देन रेस्ट 50% सीटें सबको इक्वली मिलेंगी, दूसरे कल्चर्स को भी, ठीक है। बट स्पेसिफिकली तुम्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता वहां पे पढ़ने के लिए, ठीक है। दैट वाज आर्टिकल 29। 30 इज माइनॉरिटीज को एस्टेब्लिश करना, खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्टर करने की बात होती है। मीन्स अगर मैं मदरसा खोलना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा, मुझे जमीन भी मिलेगी, कोई मुझे मना नहीं कर सकता उस जमीन को लेने से, एक्विजिट करने से। अगर मान लो मैं मदरसा खोलता हूँ और मुझे मन करता है और मेरे पास कोई स्टेट या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे 90% हिंदू पॉपुलेशन है और मैं उनके बिल्कुल बीच के एरिया में एक माइनॉरिटी स्कूल खोलना चाहता हूँ और कोई मेरे पास आके बोलता है कि आप नहीं खोल सकते, ठीक है, तो वो मुझे मना नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास राइट टू माइनॉरिटी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है अंडर आर्टिकल 30, ठीक है। दिस इज अंडर आर्टिकल 30। इसमें तुम्हें एडमिनिस्टर भी मिलेगा, कैसे तुम्हें लॉज बनाने, कैसे एजुकेशन होगी, सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो मिलेगी, कि प्रॉपर्टी का एक्विजिट करना है, ठीक है। ज्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। होता है ना कि जैसे कि अगर मान लो प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करे तो 500 रुपए की चीज को तुम 15,000 में बेच रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। जो उसका फिक्स रेट है वो मिलेगी। वो आर द माइनॉरिटीज, यार माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली यहाँ लिख रखा है मैंने, ये रहा। अगर तुम इस पीडीएफ को पढ़ोगे, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, ये इंडिया में तीन माइनॉरिटीज डिफाइंड है। रिलीजियस, जैसे कि मुस्लिम्स, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, दीज आर योर रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिनकी लैंग्वेज ऐसी है कि जो सिर्फ 15-20 या बहुत कम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुलु लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन अगर तुम कोई अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, उनकी एक अलग लैंग्वेज है, बोडो लैंग्वेज, जैसे बोडो लैंग्वेज होगी, ठीक है, शाम के अंदर। अगर तुम कोई जम्मू एंड कश्मीर को होगा तो उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, हर एक मतलब हर 5 किलोमीटर में एक नई लैंग्वेज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कल्चरल माइनॉरिटीज, जिनके स्पेसिफिक कल्चर हो। कल्चरल माइनॉरिटीज का मेरे पास एग्जांपल नहीं है, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल, एक मिनट दो मुझे कल्चरल माइनॉरिटीज का। कल्चरल माइनॉरिटीज सेम एज योर सिख, जैन, जुरास्ट्रियंस, जो जुरास्ट्रियंस होते हैं, these are cultural minorities because इनका अलग टाइप का होता है। नागा ट्राइब, या नागा ट्राइब इज ए टाइप ऑफ ए माइनॉरिटी, बिकॉज वो बहुत कम वे में एग्जिस्ट करती है, हिंदूज की तरह नहीं है 95% होंगे, 90-80% होंगे, तो बहुत कम पॉपुलेशन उनकी। पर नागा ट्राइब्स को इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर आर्टिकल 30, ओके। जो स्पेसिफिक ये बात है, कंपोजिशन ऐड करना उनको, ठीक है, प्रॉपर्टी मिलना, ठीक है, और प्रॉपर्टी से हटाना नहीं, तो ये आर्टिकल 44th अमेंडमेंट ने उनको दी थी, ठीक है। पीडीएफ नहीं दिख रही यार, एक बार आपने ना दोबारा वो करो, लॉग इन करो। पीडीएफ वहीं पे रुकी हुई है, एक सेकेंड। आई गेस इट्स वर्किंग नाउ। मेरे लिए यहाँ नहीं, पे। केशव 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 चल रही है पीडीएफ, कुछ नहीं। हाँ वो पढ़। ठीक है, आपने एक बार रिस्टार्ट करो, ठीक पीडीएफ दिख रही है कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। है, ओके। नाउ हम आएंगे अब आर्टिकल 31A। देखो जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना एफडी पे, फंडामेंटल राइट्स पे, सॉरी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक हो रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज लिख रखी है, तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है कि उनके मीनिंग्स में तुम्हें समझा रहा हूँ, बट ये चीज एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। आर्टिकल 31
31 बी एंड 31 सी। तुम्हें मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, नाइन्थ शेड्यूल। अगर तुम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी हुई जिन्होंने, उनको पता होगा नाइन्थ शेड्यूल के बारे में बताया था कि उसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हम लोग पटक देते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स उनको हटा ना सके। मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 जो होता है, आर्टिकल 13 कोई भी ऐसा अगर लॉ तुम बनाते हो जो कि आर्टिकल 13 में मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट टाइम कि जब जेएलएन थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि 100 एकड़ की प्रॉपर्टी मैं तुम्हें रखने नहीं दूंगा। ठीक है, आपसे तुम सिर्फ 1 एकड़ की प्रॉपर्टी रखोगे, तो उन्होंने एक नया लॉ निकाल दिया था, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उस क्या करा कि जब ये पता लगी तो राइट टू प्रॉपर्टी से इन्फ्रिंज हो रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, 31 एंड आर्टिकल 19, ये दो चीजें इसके अंदर इन्फ्रिंज हो रही थी। तो इन दो चीजों को बचाने के लिए कुछ तो करना था यार, कि अब अगर हम ये लॉ निकालेंगे, सबका भला करेंगे, तो जिसके पास पहले से बहुत प्रॉपर्टी है, हद से ज्यादा, गोलकनाथ केस, तो गोलकनाथ जो थे उनके पास खूब प्रॉपर्टी, हद से ज्यादा प्रॉपर्टी, सज्जन सिंह के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। तो उन लोगों से बचने के लिए, और एक आरसी कूपर केस भी है जो बैंक रेजिस्ट्रेशन के ऊपर है, बैंक के ऊपर, उनके बैंक में बहुत प्रॉपर्टी थी, बैंक के शेयर्स बहुत ज्यादा थे। तो उनको पता था अगर हम ये चीज करेंगे ना तो इसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स और स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज होगा, जो कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 में है। तो उससे बचने के लिए क्या करा उन्होंने, सीधा उठा के एक नया फर्स्ट अमेंडमेंट खोल दिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे एक 9 शेड्यूल बना दिया। और उसके साथ साथ ये 3 लॉज बना दिए, 31 ए, 31 बी, 31 सी, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली राइट टू प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो चीज वॉइड नहीं हो सकती, आर्टिकल 13 उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज 9 शेड्यूल के अंदर आ गई और 31 ए, बी एंड सी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 31 ए, बी एंड सी है, ठीक है। मैंने बोला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने उसको ये डाली थी, ठीक है। सी जो आया था वो 25 से आया था, बाकी जो रेस्ट जो ए और बी थे वो तुम्हारे फर्स्ट से आए थे, ठीक है। तो 31 ए स्पेसिफिकली क्या बात करता है, ए ये बात बोलता है कि कोई भी वैलिडेट नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। कोई भी ऐसी जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, 31 ए उसको बचाता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे बड़े, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट जो मैं तुम्हें बताया, 100 एकड़ प्रॉपर्टी थी, सारी उठा ली, आज से तुम्हारे को 100 एकड़ नहीं मिलेगी, 1 एकड़ देंगे, 99 एकड़ हम सबको बांट देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय स्टेट, स्टेट के पास 100 एकड़ थी, हटा दिया, ठीक है। अमेलगेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, अमेलगेशन का मतलब होता है जब देयर इज डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमेलगेशन। मर्जर के अंदर एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी के अंदर घुस जाती है, अमेलगेशन में दो कंपनी डिफरेंट अलग अलग जुड़ के एक नई कंपनी बनाती हैं, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक, दोनों को मिक्स करके एक नया बैंक बना दो आज से, सीएलसी बैंक, तो वो एमेलगेशन हो जाता है, ठीक है। तो एमेलगेशन कोई चीज रोकती थी, 100 एकड़ तुम्हारे पास है, 100 एकड़ तुम्हारे पास है, 200 एकड़ आ गए, तुम आपसे 200 एकड़ हमारे हो गए, तुम एक एक एकड़ रखो, बाकी सारा हमारे पास है। हाँ, मारुति सुजुकी इज एमेलगेशन एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल सही बोला, मारुति को एक कंपनी उठा रही, सुजुकी कंपनी उठा रही, दोनों मिला के मारुति कंपनी बना दी। बट जो अभी काम फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के अंदर हुआ था, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अपने अंदर ले लिया, दैट इज ए मर्जर, मतलब फ्लिपकार्ट को अपना पार्ट बना लिया, उससे एक नई कंपनी, नया नाम नहीं आया, ठीक है। हाँ, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हाँ ठीक है, कल्चरल भी है उसके अंदर आर्टिकल में। कल्चरल स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता, कल्चरल बहुत चीज में कल्चर हो जाता है, ठीक है। रिलीजियस रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों जो माइनॉरिटीज है ना, वो लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड योर रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात होती है, ठीक है। तो तुम्हें तीनों चीजों को इंक्लूड करना होगा इसके अंदर, तुम स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी सिर्फ खाली एक रिलीजन होता है, सिख रिलीजन से माइनॉरिटी नहीं बोल सकते। बट जो सिख रिलीजन के अंदर जो कल्चर की प्रैक्टिस होती है वो भी आर्टिकल 30 में आता है। अगर सिख कोई एक स्पेशल भाषा बोल रहे हैं कोई भी सिख, तो वो भी आर्टिकल 30 के अंदर आता है। और सिख अगर रिलीजन है पूरा, वो भी आर्टिकल 30 के अंदर आता है। तो तीनों चीजें आर्टिकल 30 के अंदर, जैसे नागा ट्राइब का एग्जाम्पल देता किसी ने, कल्चर के बारे में था वो। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे मिजोरम में जाएंगे, वहां पे ट्राइब्स होते हैं जो शादी के बाद लड़कों को घर पे लेके आती है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ ए कल्चर की आज से शादी के बाद लड़का लड़की घर रहेगा, ना कि लड़की लड़के घर रहेगा। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 30 है। नागा ट्राइब्स में एक भाषा बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नागीज बोलते हैं वो, ठीक है। तो नागीज एक टाइप की जो लैंग्वेज होगी वो लिंग्विस्टिक होगी। और नागा जो खुद है वो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी है। तो तीनों चीजें एक साथ इंक्लूड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो तुम कल्चर का ऑप्शन भी आएगा और वो भी ठीक है। अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आता है, हाँ, मणिपुर, ठीक है। 31 बी स्पेसिफिकली एक्ट्स और रेगुलेशन को प्रोटेक्ट करता है जो 9 शेड्यूल में आता है। मैंने क्या बताया, 31 जो
ए है वो क्या करेगा, अमेलगेशन को रोकेगा, कोई भी टाइप की लॉ जो बनेंगे फंडामेंटल राइट्स की प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात करेगी उसको बचाएगा। 31 भी क्या करेगा, उन जो एक्ट्स बनी है उनको 9th शेड्यूल में डालेगा और 9th शेड्यूल को बचाएगा। ठीक है, और वो सारे लॉस को 9th शेड्यूल में डाल देगा। ठीक है, जैसे कि आईआर कोलो केस। आयर कोलो केस 2007 केस है कि जो भी 1973 के बाद कोई भी एक्ट अगर नाइन इसमें डालेंगे हम 9th शेड्यूल में, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। दिस इज आयर कोलो केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा था वामन राव केस को एंड केशवानंदा भारती केस को। ठीक है, 31C, 31C भी की बात बोलता है कि अगर कोई भी डीपीएसपी हम बनाते हैं 39A और 39B एंड 39C के अंदर, हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीएसपी में 39B एंड 39C क्या है। ठीक है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, नो लॉ, कोई भी लॉ डिक्लेयर वॉइड नहीं होगा अगर कोई भी लॉ 39B एंड 39C में बनता है तो। ठीक है, और अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9, मतलब 39B एंड C में कुछ नहीं है, बात हो रही है उस चीज की, क्या बोलते हैं हम, इक्वालिटी की, कि अगर मान लो मैं एक ऐसा लॉ बना चाहता हूँ कि आज से गरीब लोगों के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आना अलाउड है और गरीब लोगों को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी, लॉ बनाता हूँ अगर उसी इंसान से उसकी वजह से किसी इंसान का बिजनेस, फॉर एग्जांपल कि पहले कोल के बिजनेस होते थे ढेर सारे, तो जितने भी कोल के थे सारे के सारे पहले उस टाइम पे प्राइवेट लॉज के हाथ में थे। अगर किसी ने गुंडे मूवी देखी होगी तुमने, होगा तो गुंडे के माफिया होते थे, कोल के माफियाज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो कोल के लिए स्मगल करते थे, वो खुद ही कंपनी होती थी। किसी ने अगर वो मूवी देखी हो, क्या नाम है, अनुराग कश्यप की जो बड़ी फेमस मूवी गैंग ऑफ वासीपुर, अनुराग कश्यप की नहीं है, किसी और की है, गैंग ऑफ वासीपुर। तो गैंग ऑफ वासीपुर में तुमने देखा होगा कोयला माफिया के बारे में बात होती है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोयला, मतलब कोयला के किंग होते थे। तो बाद में क्या करा कि इंडिया ने खुद को कोल इंडिया को अपने अंडर ले लिया कि आज से जो कोल होगा, जो जो कोल होगा वो सिर्फ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हम तुम्हें कर देंगे। तो जो वो लॉ बना था उसको आर्टिकल 31C प्रोटेक्ट करता है कि अब से सबके बाद कि हर एक प्राइवेट इंसान के पास कोल का अधिकार अकेला नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास भी होगा। तो उसकी वजह से बहुत लोगों के पास से कोल की जो माइनिंग के राइट्स थे वो छिन गए थे। ठीक है, तो उस चीज को छीन गए तो उनकी राइट टू प्रॉपर्टी भी छीन गई। अब राइट टू प्रॉपर्टी छीन गई तो उन्होंने केस कर दिया। तो आर्टिकल 31C ये बोलता था, अगर कोई आर्टिकल 39B एंड 39C को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी की तरह से, तो वो चीज वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 31C ऐसे उनको बचाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, अगर तुम फिल्मों देखते हो तो समझ जाओगे एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत ऐसा टॉपिक है, जिन बंदों ने सीडीएस दिया हो, यूपीएससी दिया हो, स्टेट सर्विस दिया हो, ठीक है, उनके लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, क्लैट का एंड डीयू का तो ऑब्वियसली है ही। इसके अंदर हम 5 टाइप के रिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसी होती है रिट्स। ये रिट्स वो रिट्स हैं जो तुम्हारे मौलिक अधिकार को वापस लाने में हेल्प करती हैं। फंडामेंटल, तुमने सुन लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, पर तुम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कैसे करोगे। तुम्हारे किसी ने तुम्हारे घर से क्या करा कि तुम्हें उठा लिया, अब तुम्हें पता है कि भाई आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की तुम कैसे उठा लोगे, मेरे को 15 कैसे उठा लोगे, 16 कैसे उठा लोगे तुम, 23 में तुम कोई बंदा काम कर रहा है, तुमने देखा 23 और 24 की, तुमने कोई प्रोस्टिट्यूशन को देखा, प्रोस्टिट्यूट है, या तुमने कोई बच्चे को देखा 14 साल के बच्चे को कि वो काम कर रहा है, तुमने मालिक से बात करी कि भाई तुम ऐसे नहीं कर, उसने मालिक ने तुम्हें बोल दिया निकले यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि भाई उस बच्चे को वहां से निकाला जा सके। फंडामेंटल राइट्स तुम्हें पता है क्या है, बट फंडामेंटल राइट्स को कैसे यूज में लेके आना है वो चीज तुम्हें बताती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, कि तुम्हें कैसे किसी को हेल्प करनी है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, इन डिट्स के बारे में मैं तो बताता हूँ, अभी अलग से पीडीएफ में दिखाता हूँ कैसी होती है ये। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, सबसे बड़ी बात, तो कोई इसको छीन नहीं सकता तुमसे। तुम्हें मैंने बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नहीं हटते, तो ये 20 और 21 का ही पार्ट है। तुम 20 और 21 को कैसे एनफोर्स करोगे 32 के थ्रू, तुम्हें को घर से उठा के ले गया, कैसे ले, अब तुम कैसे, तुम्हारे कोई दोस्तों घर से उठा के ले गया जबरदस्ती, तो तुम क्या करोगे, आर्टिकल 32 लगाओगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, सो हाई कोर्ट में 2 to 6 लगाओगे और सुप्रीम कोर्ट में 32 लगाओगे। बट एक बात याद रखना, आर्टिकल 32, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज यू, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज आर्टिकल 32 while a high court can refuse a 2 to 6, मीन्स
हाई कोर्ट तुम्हें मना कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने से, बट आर्टिकल 32 कभी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे कोई फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई घर से तुम्हारे तो घर से उठा के ले गया, तुम जाते हो, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जाता हूँ 226 के अंदर कि भाई मेरे दोस्त को उठा के ले गया, काइंडली हेबस कॉर्पस की रिप्लाई लगा दो, ठीक है। तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि भाई मेरे को नहीं लगा, मेरे को नहीं एनफोर्स करनी। पर तुम अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट जाके बोलते हो सर मेरे को मेरे दोस्त को उठा के ले गया, प्लीज मेरी हेल्प करो, तो वो कभी नहीं मना कर सकते। तो ये क्वेश्चन आता है कि हु कैन रिफ्यूज द राइट। तो हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज द राइट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज द राइट। तो ये बात याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता रिट्स को एनफोर्स करने के लिए, वेयर एज हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज द रिट्स, ठीक है। आर्टिकल 32 के टाइम पे सस्पेंड हो नहीं सकता। आर्टिकल 32 कैसे कर लोगे सस्पेंड? अगर तुम्हारे पास 20 और 21 है, 20 और 21 को तुम्हें एनफोर्स करना है, तो अगर 2021 को तुम एनफोर्स करोगे तो कैसे करोगे? आर्टिकल 32 के थ्रू तो एनफोर्स करोगे। रीजन फॉर 226 क्या? रीजन फॉर 226 इज दैट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 के बारे में बताया गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि फंडा ये कि तुम्हें कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। बट हाई कोर्ट को ये चीज नहीं डिफाइन करेगी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि हाई कोर्ट के पास ही तुम जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जब हम 226 पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें लिख रखा है कि जो 226 होता है उसमें तुम राइट्स को एनफोर्स कर सकते हो। बट ये नहीं लिख रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और फंडामेंटल राइट है। बट 32 एक फंडामेंटल राइट है। मैं तुम्हें कल एक चीज बताई थी, कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, लीगल राइट हो, तो उसको कर्टेल कर सकते हैं, बट कोई भी चीज अगर फंडामेंटल राइट हो तो उसको कर्टेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि वो खुद में इंट्रिंसिक और फंडामेंटल होता है। तो आर्टिकल 32 में लाइन लिख रखी है कि अगर कुछ भी होगा तो तुम सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। बट 226 में कहीं नहीं लिख रखा कि तुम की फंडामेंटल राइट है और तुम्हें हाई कोर्ट वो फंडामेंटल राइट अप्रूव करके देगा। आजकल के टाइम पे हाईकोर्ट हमेशा करता है, बट हाईकोर्ट के पास अगर हाईकोर्ट मना करे तो तुम जा नहीं सकते हाईकोर्ट के पास कि हाईकोर्ट मना करे। सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सही बोल रहा है, उसकी मर्जी से उसने मना कर दिया, तुम मेरे पास हो, मैं मना नहीं करूँ, ठीक है। हाँ, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर 32 दे रहा है, 226 नहीं दे रहा, ठीक है। इसलिए हाईकोर्ट के पास पावर है मना करने की। ओके, सी, ये मैंने यहाँ लाइन स्पेसिफिकली लिख रखी है। सुप्रीम कोर्ट कहने से एक्सेप्ट एज प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो प्रोवाइड नहीं कर सकता। 359 के अंदर एक्सेप्ट 20 और 21, 21 को तुम लोग नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो इंट्रिंसिक है। मतलब लिख रखा है जो तुम 44 पढ़ोगे तो उसमें लिख रहा है 41 अमेंडमेंट की 2021 कभी नहीं तोड़ सकते, ठीक है। बट 2021 को एनफोर्स करने के लिए 32 तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम 32 को ही मना कर दोगे कि मैं तुम्हें 32 को कर रहा हूँ, अब 32 क्या होता है? 21 का तुम्हें जेल में डाल दिया, 20 राइट टू लाइफ, 21 बोलता है राइट टू लाइफ, तुम्हें जबरदस्ती जेल में डाल दिया, तो दैट्स ए वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ फंडामेंटल। आर्टिकल 21 का वायलेशन है, पर उसको कैसे ठीक करोगे? सीधा 32 वाला करोगे। तो 2021 ऑटोमेटिकली 32 को पावर दे देता है एनफोर्स करने की, ठीक है। तो 32 भी ऑटोमेटिकली कभी सस्पेंड नहीं होता 2021 के साथ। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे अब रेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना, ठीक है, और बहुत दिमाग सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ड्यू के अंदर आता है। मैच द फॉलोइंग्स, तुम्हें हेबस कॉर्पस दे देंगे, मंडेमस दे देंगे, सर्जरी दे देंगे एंड प्रोहिबिशन दे देंगे, और साथ में बताएंगे रीजन कि 1 2 3 4, और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, ये इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, कोई सीडीएस वाला हो, एफकेट वाला हो, जिनको पता हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आता है कभी स्टेट सर्विस के एग्जाम पे। इनफैक्ट एपीपी के अंदर भी आता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स के अंदर भी, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे, लॉ के लिए जाओगे, जुडिशरी के लिए जाओगे, तब भी आता है, ठीक है। तो इसमें 5 टाइप की रेट्स होती हैं, 5। सबसे पहले होती है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यू हैव द बॉडी, कि तुम्हारे पास एक इंसान की बॉडी है। बॉडी मतलब मैं खुद लिविंग इंसान हूँ, ठीक है, बॉडी है, उसको मेरे पास लेके आओ, उसको बोलते हैं हेबस कॉर्पस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, हेबस बहुत तरीके होते हैं, इसको मेमोनिक्स बोलते हैं, इसको याद करने के तरीके को, मेमोनिक्स, ठीक है। जो तुम्हारे याद करने की एक तरीका होता है कि मुझे कौन सी चीज को कैसे करना है, उसको मेमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया है, हेबस कॉर्पस को, हे बस करो यहाँ लेके आओ, तो हे बस बस करो यहाँ लेके आओ, तो हे बस कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, बॉडी।
जब कोई मर जाता है ना उसको कॉर्प बोलते हैं, तुमने सुना होगा कॉर्प का है, अगर तुमने इंग्लिश मूवीज देखी होंगे तो बड़े अमेरिकन हमेशा वर्ड यूज करते हैं कॉर्प। कॉर्प एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं मर चुकी होती है, जली हुई होती है, या बहुत ही हाईली डिकम्पोज्ड बॉडी होती है, उसको कॉर्प यूज करते हैं, ठीक है। बट लैटिन के अंदर हेबस कॉपस को बोलते हैं यू हैव द बॉडी, हे यहाँ बॉडी लेके आओ, हेबस कॉपस, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। ये कब कब यूज होगी, व्हेन इज इशूड, इशू कब हो सकती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हेबस कॉपस, तुम सीधा टिक करोगे टू हैव द बॉडी, ठीक है। इलीगल डिटेंशन से बचने के लिए हेबस कॉपस लगता है, ठीक है। क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल अगर कोई जेल के अंदर है या प्राइवेट केयर में विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, तब तुम इसको लगाओगे। मींस अगर मैं कोई भी एक इंसान को अपने घर ले जाऊं, जबरदस्ती उसको अपने घर में बंद कर दूं, ठीक है, और मैं उसको, और वो उसका भाई या कोई दोस्त मेरे पास आए और मेरे बोले कि मेरे दोस्त को बाहर निकालो, कौन सा वाला रिपीट करना है, हेबस कॉपस। हाँ, हेबस कॉपस ही बता रहा हूँ मैं। हेबस कॉपस का मतलब होता है, मैं बता यू हैव द बॉडी, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा एक तरीके से। जहां भी हेबस कॉपस का मतलब समझ जाए, यहाँ पे समझ लो यू हैव द बॉडी, मीन्स तुम्हारी मतलब हे बॉडी कहाँ पे है, हे बस करो वापस लाओ। तो ये तब लगता है जब कोई भी इंसान को जबरदस्ती जेल में रख रखा है, ठीक है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं गए, अनलॉफुल डिटेंशन अलग होता है, बताऊंगा उसमें क्या होता है, उसमें हेबस कॉपस नहीं लगता। अगर कोई भी इंसान को 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जा रहे और 48 घंटे से वो जेल के अंदर है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाओगे और ये लगाओगे हेबस कॉपस अंडर आर्टिकल 32, कि मेरे दोस्त को जबरदस्ती अंदर रख रखा है जेल के, उसको उठा के कोर्ट में लेके जाओ ताकि उसकी सुनवाई हो सके। अगर तुम्हें रखना है तो कोर्ट बोलेगा, नहीं रखना तो हमें वापस दो। दिस इज हेबस कॉपस। या किसी प्राइवेट इंसान को, मैंने जब जब से तुम्हारे किसी दोस्त को घर पे रख रखा है और मैं उसको निकलने नहीं दे रहा, तुम आर्टिकल 32 लगाओगे, हाईकोर्ट ऑर्डर देगा पुलिस स्टेशन को कि उठा के लेके आओ उसको, जो भी बंदा उसको रोक रहा है उसको मारो, ठीक है। दिस इज अनलॉफुल डिटेंशन, मतलब कोई भी अनलॉफुली विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या होता है, सीआरपीसी है, जैसे अथॉरिटी ऑफ लॉ। सीआरपीसी बोलते हैं अगर किसी बंदे ने गुनाह करा है उसको जेल में डालेंगे, तो जेल अथॉरिटी, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसको जेल में डाला है। बट अगर तुम उसको जेल में डाल दो पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के पास जाए, तो हेबस कॉर्पस लग जाएगा। मैं जब इसको उठाऊंगा और अपने घर में रखूंगा, कोई लॉ है आज तक ऐसा कि तुम अपने घर पे किसी दोस्त को जबरदस्ती रख सकते हो कमरे में बंद करके, नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है ऐसा। तो जहाँ कोई लॉ नहीं, वहां पे हेबस कॉर्पस लग जाएगा। ऐसा कोई लॉ नहीं, तुमने कैसे रख रखा है, वही है, लिविंग बॉडी ही आता है इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ ना, इंसानों की बात, हेबस कॉर्पस इंसानों पे इशू होता है 90% टाइम विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। बट कोई भी, पर आज के टाइम में जो लिविंग वर्ड है वो बहुत चीजों के लिए यूज होता है। अगर तुम किसी एनिमल को भी लोगे तो भी लिविंग है, अगर तुम किसी और चीज को लोगे जो कि सांस लेती है तो वो भी लिविंग में आ जाती है। तो कोई भी चीज अगर लिविंगली अनऑथराइज वे में तुमने अपने घर पे रख रखा है या जबरदस्ती उसको रख रखा है बिना किसी पावर के, अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो मेरे पास 24 घंटे की पावर है उसको अपने कस्टडी में रखने की, बट मैं पुलिस वाला नहीं हूँ तो मेरे पास कोई पावर नहीं किसी बंदे को कस्टडी में रखने की, तो आर्टिकल 32 लग जाएगा, ठीक है। जिसमें हम बोलेंगे रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। He has been wrongly imprisoned and the condition which has falls below minimum legal standard for human treatment. अगर किसी को थाने में 24 घंटे से ज्यादा रखा जाए तब भी हाँ ऑब्वियसली यार, 24, तुम्हें सीआरपी से क्या बोलता है कि 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग टाइम, ये याद रखना, एक्सक्लूडिंग टाइम, ठीक है। ट्रैवलिंग का टाइम एक्सक्लूड होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग टाइम, अगर मुझे किसी इंसान को 5 घंटे लग रहे हैं थाने से हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट लेके जाने में, तो वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगा, वो 24 घंटे के बाहर आता है बिट, ठीक है। तो अगर अगर मेरे को 25 घंटे हो गए पर मैं उस बंदे को कोर्ट में लेके नहीं आया, फिर 40 घंटे हो गए, कहाँ है वो बंदा, मुझे पता है मेरे दोस्त एक थाने में बंद है, पर कहाँ है वो बंदा, 40 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया, तो मैं सीधा ये लगा दूंगा 32 हेबस कॉर्पस। तो जबरदस्ती इन पुलिस वालों को उठा के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा कि हमने इसको क्यों बंद कर रखा है, ठीक है। तो अनलॉफुली कहीं पे भी तुम उसको रखोगे तो वो हेबस कॉर्पस लगता है उसके अंदर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारा शिवकांत शुक्ला वाला केस, जिसको तुम लोग बोलते, जो कि तुम्हारा हर जगह आता है। शिवकांत शुक्ला वाला केस यही था, हेबस कोपस केस इसको हम बोलते हैं, जिसमें आ, बड़ी लड़ाई हुई थी कि आर्टिकल 32 को हमें क्या राइट टू मूव टू कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें बात बोला था कि सिर्फ राइट टू, जो हेबस कोपस है, ठीक है, वो अलाउड
इमरजेंसी टाइम पे भी अलाउ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये शिवकांत शुक्ला में कहा गया था। फिर जब आर्टिकल 40, जब अमेंडमेंट 44 आया, तो ये बोला गया कि हेबस कॉर्पस सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो शिवकांत शुक्ला में ये बात कही गई थी कि राइट टू मूव टू द कोर्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो मीसा एक्ट आई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1975, तो इसके अंदर यही था कि ये इंदिरा गांधी ने लेके आई थी कि जो भी इंसान तुम्हें लगता है कि मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ या मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसको उठा के जेल में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश लो था कि मीसा के अंदर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दो, ठीक है। सिंस इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमने वहां से उठाया है, तो इस केस में ये बात मानी गई थी कि हाँ, अगर प्रोसीजर कहता है तो हम डाल देंगे, आर्टिकल 32 वॉयलेट कर रहा है तो करने दो, पर प्रोसीजर कह रहा है। पर जब 44th अमेंडमेंट आया, तो इस चीज को हटा देगा कि नहीं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। 44 भी ये बात बोलता है कि 2021 नहीं हो सकते, तो हैंस ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये शिवकांत शुक्ला केस था, उस टाइम पे मना कर दिया था, बाद में 44 ने उसको ओवररूल कर दिया, ठीक है। ये तुम्हें केस पता होना चाहिए। 44 अगर आए तो शिवकांत शुक्ला वाला केस, सॉरी हेबस कॉर्पस आए तो शिवकांत शुक्ला वाला केस भी आएगा, ठीक है। क्यों वारंटो, आ क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है, इसको याद करने का तरीका है क्यों हो, क्यों, क्यों, क्यों वारंटो मतलब क्यों, ऐसे याद कर लो इसको। इसका मतलब ये होता है कि बाय व्हाट मीन्स, तुम क्यों हो यहाँ पे, ये एग्जैक्ट। क्यों वारंटो बाय व्हाट मीन्स, यहाँ क्यों वारंटो लगा, वहां बाय व्हाट मीन्स मीन्स अगर कोई भी इंसान कोई भी पब्लिक ऑफिस को ले रहा है, तो किस अथॉरिटी से वो ले रहा है, ठीक है। और अगर वो एंटाइटल्ड नहीं है उस अथॉरिटी को लेने के लिए, तो उसको बाहर निकालो। मतलब अगर मैं एलएलबी नहीं हूं और मैं जज बन गया, मेरे को जज बना दिया किसी ने, एलएल, ठीक है, तो मेरे पे क्यों वारंट लगेगा, ठीक है, कि भाई ये कैसे जज बन गया जबकि इसके पास एलएलबी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यों वारंटो लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर नहीं लग सकती ये चीज। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि चीफ मिनिस्टर में एक रूल होता है, जब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर में, कि चीफ मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए, अगर वो मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ असेंबली भी ना हो और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ना हो। तो अगर तुम ये बोलो, अब जैसे ममता बनर्जी है, एग्जाम्पल के लिए ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी जो है, वो अभी इस मोमेंट पे सीएम है बंगाल की, बट जो उसे खुद की सीट है, नाडिया सीट जिससे वो हारी है, उसके हिसाब से वो एमएलए नहीं है, ठीक है, और एमएलसी तो है ही नहीं बंगाल में, ठीक है, एमएलसी तो है नहीं, तो एमएलए है नहीं, एमएलए है नहीं वो, ठीक है। अब कोई तुम में से चाहे, हाँ नंदी, ठीक है, हाँ सॉरी नंदीग्राम, हाँ सॉरी नंदीग्राम, ठीक है। तो अब तुम में से कोई चाहे, कोई भी कोई हो, किसी भी और पार्टी का, कांग्रेस का या किसी भी और कम्युनिस्ट पार्टी का, और बोले कि तुमने कैसे इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जबकि ये मेंबर ही नहीं है एमएलए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो एमएलए होनी चाहिए। बट ये तुम पे नहीं लग सकता, क्योंकि 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक पावर होती है बनने की चीफ मिनिस्टर की, सेम जैसे तुम्हारा ये बना था शिवसेना का जो हेड है उद्धव ठाकरे, वो 6 महीने तक था नहीं, फिर बाद में उसको एमएलसी में डाल दिया, देन वो बन गया। तो तुम उस पर नहीं लगा सकते यार, ये हर टाइप की बॉडी पे एप्लीकेबल है। अगर कोई कॉर्पोरेशन को तुम जबरदस्त जैसे कि कोई जनरली इंडिविजुअल्स पे हो सकता है, हाँ 6 महीने के बाद भी जबरदस्ती बना के लगे तो क्यों वारंट लगा दो, हाँ 6 महीने के बाद तुम कर सकते हो कि 6 महीने पूरे हो गए, अब उसके बाद अभी कैसे पीएम बन सकती है, सीएम है या पीएम है, तो क्यों वारंट लगा दो, किसने तुम्हें अथॉरिटी दी। बट ये बात याद रखना, क्यों वारंटी सिर्फ दो जगह पे काम करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जो स्टैट्यूट ने बनाई हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई हो। स्टैट्यूट का एग्जांपल है जैसे कि डीयू का एक्ट, डीयू का वाइस चांसलर, वो स्टैट्यूट के थ्रू आता है कि डीयू में एक वाइस चांसलर होगा। डीयू एक्ट 1905 है, 1906 है, पता नहीं, पुरानी एक्ट है काफी। पीएम के पास भी राइट है, पीएम के पास राइट है, सीएम के पास राइट है, सबके पास ये राइट है, मिनिस्टर्स तक के पास राइट है, 6 महीने तक तुम मिनिस्टर रह सकते हो। पर 6 महीने के बाद तुम्हें, अगर तुम 6 महीने बाद अगर एमएलए या राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं बने, तो तुम्हें अपनी कैबिनेट की सीट छोड़नी पड़ेगी मिनिस्टर की। सेम चीज स्टेट के अंदर होता है, अगर तुम एमएलए या एमएलसी नहीं बने तो 6 महीने के बाद छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, सब पे लगता है। बट क्यों वारंट तो याद रखना, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट बॉडी पे नहीं लगता कभी।
अब तुम जाओ रिलायंस के अंदर और तुम बोल दो कि तुम्हें अंबानी को किसने रिलायंस का प्रेसिडेंट बना दिया, तो तुम्हें कोर्ट उठा के फेंक देगा, ये तो प्राइवेट बॉडी है, हम नहीं मानते। तुम्हारे पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी है तभी आना मेरे पास, उससे पहले मत आना। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी पे काम करते हैं, क्यों वारंट, ये बात याद रखना। जहाँ कोई एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन ने पीएम बना रखा है, सीएम बना रखा है, प्रेसिडेंट बना रखा है, ये मिनिस्टर्स बना रखे हैं, तो वहां पे लग सकता है, जजेस को बना रखे हैं। ठीक है, स्टैटरी हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, ये डिफाइन करते हैं कि जजेस की कैसे काम करेंगे, कंडक्ट क्या होगा, क्या होगा। इन एक्ट्स ने बता रखा है कैसे काम होगा, कैसे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे। तो जहां कोई आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई का चेयरमैन होगा उसको आरटीआई एक्ट ने बनाया है। ठीक है, तो आरटीआई का चेयरमैन क्या होगा, कैसी कंपोजिशन होगी, वो कहता है कि आरटीआई का जो चेयरमैन है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, सीधा तुम क्यों वारंट लगा सकते हो। हाँ कर सकते हो, बट तुम कर नहीं पाओगे, बिकॉज जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें रूल नहीं। अब जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट का क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट में रूल है या तो 10 साल वो एडवोकेट होगा किसी हाई कोर्ट का, या बहुत एस्टीम्ड जूरिस्ट होगा प्रेसिडेंट की नजर में। तो अगर उस बंदे ने 10 साल भी काम नहीं करा, 5 साल के अंदर ही तुमने उसको सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, तो प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि मेरी नजर में बहुत अच्छा एक्सेप्शनली ग्रेट लॉयर है ये, और इसको मुझे लगता है जज बनने लायक है। तो तुम क्या कर लोगे क्यों वारंट लगा के। हाई कोर्ट में भी सेम सीन है, सुप्रीम कोर्ट में भी सेम सीन है। डिस्ट्रिक्ट जज में तुम कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज में भी स्टैट्यूट होता है, पावर होती है, बताया होता है कि जज कैसे बनेंगे। जैसे कि एचसी का जो जज का एग्जाम होता है, दिल्ली का, सॉरी, दिल्ली दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, उसमें एग्जाम होता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी, मजिस्ट्रेट एक एलएलबी की डिग्री होगी। हाँ, मजिस्ट्रेट के पास एलएलबी की डिग्री नहीं है और तुमने उसको मजिस्ट्रेट बना दिया, देन क्यों वारंट लग जाएगा। ठीक है, ये कब कब लग सकता है, मैं तो बता, पब्लिक ऑफिस की जब बात आती है, कोई पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, या कोई प्राइवेट प्राइवेट मैं तो प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अलग होती है। ठीक है, देन इसके बाद स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर कोई स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, अब कोई स्टेट ने कोई एक बना रखा है कि स्टेट के अंदर की पंचायत के जो रूल्स होते हैं स्टेट बनाती है, जो पंचायत का हेड होगा वो ये क्वालिफिकेशन है। बीसीसीआई पब्लिक ऑफिस नहीं है, बीसीसीआई इज ए प्राइवेट एंटिटी, इज ए बीसीसीआई इज ए इस टाइप ऑफ ए क्या बोलते हैं इसको, इज ए सोसाइटी। तो बीसीसीआई के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर क्यों वारंट नहीं लग सकता। एमिनेंट जूरिस्ट मतलब जो प्रेसिडेंट की नजर में बहुत ही अच्छा जज बनने लायक हो और उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो, जैसे रोहिंटन फाली नरीमन, ठीक है, जस्टिस यूयू ललित, ठीक है, इंदु मल्होत्रा, ठीक है, दीज आर आवर ऑटोनोमस बॉडी। तो ऑटोनोमस बॉडी पे नहीं काम करता क्यों वारंट हो। तो अगर अगर तुमने अमित शाह का जो जैसे बेटा है वो जय शाह, वो बीसीसीआई वो प्रेसिडेंट है इसका, यस, किसी कॉर्पोरेट किसी कमीशन का हेड है वो, पता नहीं बीसीसीआई किसका है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि इसको किसने बना दिया, इसके पास तो इसने क्रिकेट ही नहीं खेला आज तक, तो कैसे इसको बना सकते हो बीसीसीआई का हेड है, किसी भी स्टेट इसका क्रिकेट का हेड, क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, शुड बी असर्टेड बाय पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए बंदा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दिया, याद रखना पब्लिक ऑफिस, कोई भी चीज जो पब्लिक ऑफिस से बनी हो, पब्लिक ऑफिस मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक ऑफिस के अंदर आता है, तुम्हारा कोई भी पोस्ट ऑफिस हो गया ये स्टेट के अंदर आता है, जो भी चीज पब्लिक ऑफिस होगा उस पर क्यों वारंट लग जाएगा। कोई भी चीज प्राइवेट होगी उस पर क्यों वारंट नहीं लगेगा, या कोई भी सोसाइटी को उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई होगी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी, एमएलए, पीएम, मिनिस्टर्स, तुम्हारा सीएम, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए हैं। स्टेट स्टेट ने क्या ऑफिस बना रखा है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हो गया, या स्टेट के अंदर कोई पंचायत का हो गया, तहसीलदार का ऑफिस हो गया। तो तहसीलदार में रिक्वायरमेंट होगी भाई उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, बिना डिग्री के तुमने उसको बना दिया, और वो स्टेट ने बना रखा है कि आज से हरियाणा स्टेट के अंदर एक जो तहसीलदार होगा उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो निकाल दो। ठीक है, ये लग गया। मंडेमस, मंडेमस का मतलब ये होता है, इसको मैंने कैसे याद किया, मंडेमस का मतलब मैडम से याद किया। जैसे मैडम ऑर्डर देती है ना, तो मंडेमस में कोर्ट ऑर्डर देता है। ठीक है, मंडे में से मैडम ऑर्डर देती है तो, और सॉरी, मैडम ऑर्डर देती है, जो जो बच्चे पढ़ते होंगे तुम कल होमवर्क करके लाओगे, तो वैसे ही सेम कोर्ट ऑर्डर देता है मंडेमस के अंदर, तुम ये काम करके आओगे। ठीक है, तो मंडेमस ऐसे काम करता है। मंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, मतलब कोर्ट कमांड कर रहा है, आई एम कमांडिंग। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल रहा है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है, तो दैट इज मंडेमस, कमांड, मैडम कमांड। ठीक है, तो मंडेमस का भी एक रूल यही है
कि मंडेमस भी सिर्फ तीन चीज में चल सकता है, कोई लीगल राइट हो और लीगल ड्यूटी हो। मीन्स अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी पुलिस ऑफिसर तुम्हारी एफआईआर लिखने से मना कर दे, ठीक है, या कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, जैसे तुम्हें पता सीआरपीसी के अंदर पुलिस वाला एफआईआर लिखेगा, अगर पुलिस वाला मना कर दे तो एसपी जो स्टेट का है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है एसपी, वो एफआईआर लिखेगा, वो ही मना कर दे तो तुम्हारे पास, तुम कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि मेरे को एफआईआर लिखो। वो भी मना कर दे तो तुम मंडेमस लगा दोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मना कर रहा है, आप उसको बोलो। तो जहां तुम्हारा कोई भी लीगल राइट हो और परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी हो, कि भाई पुलिस वाले को और कोर्ट को तुम्हारी एफआईआर लिखनी पड़ेगी, और वो मना कर दे तो मंडे मस्त लगेगी, ठीक है। पब्लिक, वो चीज दोबारा पब्लिक होनी चाहिए। एक बार अपना वो कर लो प्लीज, दोबारा एक बार लॉग इन कर लो, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई भी एंटिसिपेटरी इंजरी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हें लग रहा हो कि फ्यूचर में ये चीज मेरे पास हो सकती है तो मैं पहले ही जाके बोल दूं, तो तुम नहीं कर सकते। एंटिसिपेटरी का मतलब क्या हो सकता है कि जो चीज फ्यूचर में तुम्हारे प्रोबेबल चांसेस है उसको बचने के लिए एंटिसिपेटरी इंजरी। मतलब तुम्हें लगता है कि मेरी एफआईआर हो सकती है, तो मैं पहले ही जाके कोर्ट में बोल दूं कि मेरे खिलाफ एफआईआर मत लिखना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना कर दे, और तुम फिर जाके सुप्रीम कोर्ट डालो सर मेरी एफआईआर हो सकती है फ्यूचर में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलो कि मेरी एफआईआर ना फाइल करे, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि नहीं, ये एंटीसिपेटरी इंजरी के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। फेक डिग्री क्यों वारंट यार, जो फेक डिग्री है वो पढ़ रहा है उस पर क्यों वारंट तक नहीं लगेगा, उस पर पहली बात तो उस पर अलग चीज लगेगी, उस पर चार्जेस लगेंगे फेकनेस के, या फिर उसके ऊपर चार्ज लगेंगे तुम्हारे आईपीसी के अगेंस्ट। स्टूडेंट इज नॉट ए public body, is a private individual under a state or private university. If it's a private university, you cannot, obviously cannot go for a writ of quo warranto. But in case of a state university, you can go for कि सर इसने फेक डिग्री लिया, तो देन दे गो फॉर ए मिस अप्रोप्रिएशन, आईपीसी की धारा लगेंगे, बट उसमें क्यों वारंटी लगेगा। क्यों वारंटी क्या होता है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस को झेल रहा है, कोई बड़ी पोजीशन पे है, आईएएस आईपीएस जजेस, ठीक है, किसी पोस्ट ऑफिस का आईडी, इन सब में एप्लीकेबल होता है वो, ठीक है। तो इन चीजों को एप्लीकेबल नहीं हो। ओके, यहाँ पे ये हो गया, ओके। नाउ ये टोर्ट का पार्ट है। पुलिस ऑफिसर अगर तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है वोटिंग से, तो ठीक है, तो तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ये तुम्हें पड़ा है, एचबी वर्सेस वाइट वाला केस है, टोर्ट में पढ़ोगे तुम उसको, ठीक है, टोर्ट्स का केस है वो चीज क्यों वारंट में आता ही नहीं है। क्यों वारंट हो क्या, हाँ, पोलिंग बूथ वाला तुम्हें मना कर रहा हो वोट देने से, तो तुम मतलब वो पोलिंग बूथ में बंदा बैठा है वो वोटिंग करने, वो वोट कराने लोगों को नहीं आ रहा, तो तुम क्यों वारंट लगा सकते हो कि सर जो इस पोस्ट ऑफिस का जो हेड है, जो सॉरी जिस पोलिंग बूथ का हेड है, वो आज आया नहीं है, उसको काइंडली भेजो और उसको बोलो कि हमारी वोटिंग करे, दैट इज, वो बंदे पे लग सकता है क्यों वारंट हो। पर उसने तुम्हें मना कर दिया तो वो अलग चीज हो जाती है, वो टॉर्च का पार्ट आ जाता है। सर्वेबिलिटी इसका पार्ट थोड़ी ना है कॉन्स्टिट्यूशन का यार। सरसरी, इसको याद करने का तरीका है, सरसरी याद कर लो, ठीक है, या मैं तो इसको सेंटर की तरह याद करता हूँ, मेरे दिमाग में सेंटर वर्ड आता है, सेंटर सरसरी, मतलब उस चीज को आ, मतलब सेंटर में लाना होता है ना, हम एक वर्ड बोलते हैं बड़े तरह के, कि तू अपना दिमाग सेंटर में लगा ले, अपना दिमाग सेंटर में ले आ, तू क्या बेफालतू में काम कर रहा है, तो सेंटर में रख अपने दिमाग को। तो उस सेंटर से सर्चरी याद रखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर तुम आउट ऑफ जुडिक्शन जा रहे हो, तुम अपने औकात के बाहर जा रहे हो, तो सर्चरी लगाओ, उस बंदे को अपनी औकात में लेके आओ, ठीक है। रॉन्गफुल, व्हेन देयर इज अ रॉन्गफुल एक्शन ऑफ द जुडिक्शन, डिसीजन ऑफ कोर्ट इज बेस्ड ऑन इट। मींस अगर तुम्हें पता है ये बात कि जैसे कि किसी भी की सजा 7 साल है, 7 इयर्स, किसी भी आईपीसी के अंदर किसी भी एक चीज के अंदर 7 साल की सजा है, और तुम उस बंदे को 10 साल दे रहे हो, 10 इयर्स, तो ऑब्वियसली वो रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। तो तुम उसके अंदर सर्च लगाओगे और बोलोगे 10 साल तुमने कैसे दी, जबकि 7 साल मैक्सिमम सजा है, ठीक है। देन सर्चरी उस पर लगेगा, देन वो ऑटोमेटिकली उसको हटा के 7 साल या 7 साल के अप्रोक्सीमेटली लेके आएगा, जो भी जज की मर्जी होगी। तो यहाँ पे सर्चरी लगता है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो पावर है वो गलत वे में एक्सरसाइज हुई है लोअर कोर्ट के अंदर, जो तुम्हारा ये होता है, हेलो,
हाँ बता रही ओके। मीन्स अगर अगर तुम्हारी कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि रॉन्गफुली एक्सरसाइज की किसी भी कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने आउट ऑफ जुडिक्शन गया है, जब उसको पता है कि जो हाई कोर्ट जुडिक्शन होती है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश की स्टेट के अंदर है, दिल्ली हाई कोर्ट की दिल्ली दिल्ली के अंदर है, और वो सुन रहा होगा इसका केस क्या नाम है, तुम्हारा गाजियाबाद का केस, तो तुम एक सीधा कोर्ट लगा, तुम सीधा सर्च लगा दो कि तुम कैसे सुन सकते हो, तुम्हारे जुडिक्शन के बाहर है ये, एक्सेसिव जुडिक्शन है ये, ठीक है। अगर कोई पुलिस वाला है वो जबरदस्ती तुम्हें, मतलब पुलिस वाला तो क्या मतलब, अगर कोई पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन वाला क्या करेगा कि पुलिस स्टेशन में इलाका होता है, तुम कोई जबरदस्ती कोई चीज बाहर हो रही है उस इलाके से, जबरदस्ती पुलिस वाला उसमें उंगली कर रहा है कि भाई मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा, तो ये आउट ऑफ जुडिक्शन है, तो इसका सर्च लगे। तो मतलब सेंटर में लेके आना, बोलते हैं ना दिमाग को सेंटर में लेके आ, चीजों को सही कर, तो यहाँ पे जो तुम्हारे जुडिक्शन के बाहर है कोई भी चीज, तो उसको जुडिक्शन के अंदर लेके आने पे सर्च लगती है, ठीक है। इस एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे चुका हूँ कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपनी औकात से बाहर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर से गलत वर्ड सॉरी, मतलब अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुडिक्शन के बाहर जाता है, जैसे कि अगर उसको पता है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, इसमें एक 10 करोड़ रुपए का मामला है, 10 करोड़ रुपए का केस ऑब्वियसली हाईकोर्ट सुनेगा, तो पर फिर भी मैं 10 करोड़ रुपए के जबरदस्ती सुन रहा हूँ, तो दैट इज सर्शरी, तो तुम सीधा हाई कोर्ट में सर्च लगाओगे, सर ये 10 करोड़ केस कैसे सुन सकता है, 10 करोड़ केस सुनने की ताकत तो आपके पास है, तो सर्शरी उस टाइम पे लगेगा, ठीक है। अगेन इसके अंदर भी चीजें हैं कि ये सिर्फ क्वाजा जुडिशियल और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे ही एक्ट कर सकता है। क्वाजा जुडिशियल, क्वाजा में तुम्हें वर्ड बताया था कि जो भी चीज आधी हो, हाफ, जहां तुम्हें हाफ, जहां पे क्वाजा लग जाए उसका मतलब हाफ, ठीक है। क्वाजाई फेडरल मीन्स हाफ फेडरल, ठीक है। क्वाजाई गुड, हाफ गुड, ठीक है। जहां ये वर्ड क्वाजाई लग जाए समझ लो हाफ। तो क्वाजा जुडिशियल क्या होता है, जो कि जुडिशियल बॉडी होती है, लाइक ए, हाँ, ट्रिब्यूनल्स सबसे बड़ा एग्जांपल है यार, क्वाजा जुडिशियल बॉडी का ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स आर जुडिशियल बॉडीज, जो जज बैठते हैं और जज उसका आंसर देते हैं, कुछ करते हैं, बट ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं, उसके अंदर जज भी बैठते हैं, और जो बंदे जज की पावर नहीं रखते, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे, वो भी बैठते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स इसके अंदर तुम्हारे जजेस बैठेंगे, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, और एक दो मेंबर ऐसे होंगे जिनके पास लीगल क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो पुराने आईएएस आईपीएस रिटायर्ड होते हैं, वो भी बैठते हैं। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मैंने तुम्हें बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इन सब पे लगता है। अब ट्रिब्यूनल के पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि उसके जुडिक्शन में नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी केस आ जाए एनजीटी के पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको पता है कि ये नहीं सुन सकता वो केस, क्योंकि ये एनजीटी का पार्ट ही नहीं बनता है, इसको सिर्फ हाईकोर्ट सुन सकता है, तो दैट इज अ सबऑर्डिनेट, दैट इज अ केस ऑफ सर्जरी, तो हाई कोर्ट अपने पास ले लेगा या सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेगा, अगर हाई कोर्ट के पास ही पावर नहीं है तो, ठीक है। सर्जरी इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। सर्जरी मतलब किस सेंस में, लॉस के सेंस में, किस सेंस में, ठीक है, अगर ये कंफर्म कर दो मेरे को। अगर कोई जजमेंट में एरर है, तुम्हें बताया कि भाई 10 साल की सजा, 7 साल में 10 साल की दे दी, ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें गिरफ्तार एक पुलिस वाला करेगा और तुम गिरफ्तार कर रहे हो, तो भी गलत है, तो भी तुम्हें पुलिस वाले तो कोर्ट से ऑर्डर देगी कि पुलिस अरेस्ट करेगी, तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। अब तुम जबरदस्ती को तुम्हारी को टक्कर मार दे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी गाड़ी को, जबरदस्ती तुम उसको उठा के ले जाओ अपने घर में बंद कर दो कि तू भाई तूने मेरे साथ गलत करा है, तो कोर्ट से तो फिर तो बंदा क्या करेगा, तो हेबस कॉर्पस भी लगेगा, सर्च भी लगाएगी कि अगर मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोकी है तो पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करेगा, तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, तो हेंस जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश वाला है वही वो बंदा काम करेगा। अगर 10 करोड़ का केस है तो हाई कोर्ट के पास ही वो केस जाएगा, एनजीटी के पास नहीं जाएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस कुछ भी हो सकता है, तुम्हें खाना खा रहे हो, तुम्हें जबरदस्ती उठा लिया, सो रहे हो जबरदस्ती उठा लिया, ठीक है, तुम्हें अगर केस होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा क्या तुमने वॉयलेट किया है, वो नहीं बताया, हो गया एक्सेसिव और नो जुरिडिक्शन। जबरदस्ती 10 साल सजा दे रहे हो जबकि तुम्हारे पास पावर नहीं 10 साल देने की, एक्सेसिव 7 साल की, तुम तब भी 10 की दे रहे हो, डेथ पेनल्टी दे रहे हो, तो चीज पॉसिबल नहीं, तो नहीं, ठीक है। नहीं, देन अगर 24 आवर्स ऊपर हो जाए देन इट विल कम अंडर द केस ऑफ हेबस कॉर्पस, बट तुम उसके अंदर उसकी, हाँ उसके अंदर सर्जरी भी लगेगा। सी द थिंग इज दैट कि सर्जरी तुम कब लगाते हो, जब तुम्हें लॉ को एनफोर्स करना हो,
और हेबस कॉर्पस तब लगाते हो जब तुम्हें किसी इंसान को बाहर निकालना हो, तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा केस है, जैसे अगर पुलिस ने 24 घंटे कर लिया, सर्चशीट तुम लगाओगे तो उसको जबरदस्ती मतलब उसमें सर्चशीट लगेगा ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि तुम हेबस कॉर्पस 24 घंटे के बाद रख रहे हो तो तुम उसको बाहर निकालोगे पहले, उसके बाद जो पुलिस वाले होंगे वो सर्च केस डालेंगे कि हमें प्रोसीड करने दो आगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पर 24 घंटे वाले केस में हेबस कॉर्पस निकलता है पहले, ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जब तक ऑर्डर नहीं, हाँ 24 निकल, अब ये होता है कि 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के पास लेकर, मजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं तुम्हें मैं 3 महीने उसमें रखूंगा रिमांड के अंदर, देन तुम सर्ची लगाओगे। ये 3 महीने कैसे रख दिया, तुम्हारी पावर ही 15 दिन 7 दिन या 14 दिन की है, ठीक है। तो उस केस में फिर सर्चरी लगता है, ठीक है। सर्चरी का मतलब होता है ऑर्डर देना, मैं तुम्हें सेंटर सेंटर में लाना, सही ऑर्डर देना, ठीक है। हाउ इट कैन बी प्रिवेंटिव इफ इट इशूड, ठीक है, इफ इट फाइनेंस कैन बी प्रिवेंटिव। यार प्रिवेंटिव मैंने कल क्या बताया था, जो भी चीज होने से पहले पकड़ लो उसे प्रिवेंटिव कहते हैं। मुझे पता है कि भाई तू मेरी क्लास में आके मुझे तंग करेगा तो मैं तेरे को पहले ही ब्लॉक कर दूंगा मेरी क्लास में घुसने से पहले, दैट इज प्रिवेंटिव। बट जब मुझे पता है कि तू मतलब अगर मुझे पता है तू ऐसा नहीं करे पर तू क्लास में आके जबरदस्ती करता है, देन आई विल गो फॉर प्यूनिटिव डिटेंशन कि हाँ तूने करा है, देन मैंने तेरे को प्रोसिक्यूट करा है, ठीक है। इन केस ऑफ क्यूरेटिव, क्यूरेटिव इज बिल्कुल एंड चीज है। क्यूरेटिव तब हो जाए तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाए, देन तुम क्यूरेटिव में आते हो। सॉरी। ठीक है, क्यूरेटिव में हाँ यू कैन आस्क, सरसरी में कर सकते हो यार। सरसरी का मतलब क्या होता है कि तुम कुछ अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर लोअर कोर्ट ने ये बात बोल दी कि तुमने 7 साल की सजा 10 साल में दी, तो हाईकोर्ट पूछ सकता है तुमने किस एंगल से 10 साल की सजा दी। आगे स्क्रीन वापस, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोहिबिशन, ये लास्ट डेट होती है। प्रोहिबिट करना, ये तो इंग्लिश वर्ड है तो समझ सकते हो प्रोहिबिट क्या होता है, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। अगर तुम्हें पता है कि 7 साल की सजा मैक्सिमम है आईपीसी के अंदर कोई भी एक्स ऑफेंस को लेके, और तुम्हें पता है कि जो कोर्ट है उसमें जो बंदा है वो 10 साल की सजा देने वाला हो रहा है, 10 ईयर्स की, तो तुम क्या कर सकते हो, एक प्रोहिबिशन की रेट लगा सकते हो और बोल सकते हो सर जो जज है 10 साल सजा देने वाला हो रहा है, 7 साल की तो मैक्सिमम पावर है उसकी, ठीक है। तो हैंस उसके से प्रोहिबिशन लगता है। प्रोहिबिशन मतलब किसी भी चीज को रोकना गलत होने से, ठीक है। डायरेक्टिंग ए लोअर कोर्ट टू डू समथिंग विच इज लोअर प्रोहिबिशन फ्रॉम ए रॉन्ग डूइंग, ठीक है। मीन्स तुम्हें पता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पे केस चल रहा है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास खुद के लॉयर लाने की पावर है, बट जो तुम्हारा कोर्ट है वो तुम्हें मना कर रहा है कि नहीं मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का पसंद का लॉयर नहीं लाने दूंगा, मैं तुम्हें वो लॉयर दूंगा जो कि पैनल में है, ठीक है। तो वो चीज में अगर ऐसा करते तो मैं सीधा हाई कोर्ट में रिट डालूंगा कि सर जबरदस्ती मुझे एक लॉयर ऐसा पकड़ा रहे हैं जो मुझे चाहिए नहीं, तो वहां प्रोहिबिशन लग जाएगा, ठीक है। डिसीजन पे भी लग सकता है और उससे पहले भी लग सकता है। प्रोहिबिशन कब, प्रोहिबिशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज चल रही हो या चलने वाली हो या स्टार्ट होने वाली हो और उसमें तुम्हें पता लगता है कि ये चीज उस कोर्ट के वो कोर्ट गलत कर रहा है, ठीक है, तो तुम उस टाइम प्रोहिबिशन लगाओगे। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे पास ये चीज की पावर, फॉर एग्जाम्पल तुम वकालत लड़ रहे हो, तुम्हारा सामने वाला बंदा है, सामने वाला बंदा जबरदस्ती एक ऐसी चीज इंक्लूड कराना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉल रिकॉर्ड जो कि अभी तक एफएसएल फॉरन जो ये लैब होती है इसकी फोरेंसिक लैब उससे अप्रूव नहीं है, और जबरदस्ती वो उसको इनपुट करा रहा है, तो तुम सीधा कोर्ट डालोगे इसके, और जज भी उसको इनपुट कर रहा है कि हाँ ठीक है आने दो कोई इशू नहीं, तो तुम सीधा हाईकोर्ट में जाके बोलोगे सारी चीज गलत हो रही है, तो उस टाइम पे हाईकोर्ट में नहीं लिखी तब भी कर रहे हो। अब लो में एक चीज नहीं लिखीगी, अब लो के अंदर कोई भी ऐसा, वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है वॉइस। हेलो, हाँ आ गई, हाँ।
कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं, अब तुम्हें पता है कि यार कोई ऐसा ऑफेंस ही नहीं है कि मैं किसी को रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं उसको हाय बोल दूं और वो मुझ पे केस कर दे और जबरदस्ती मेरे प्रोसिक्यूशन बैठा दिया, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लगा पड़ा है कि भाई तेरे को आज जेल में डालूंगा। तो अगर कोई चीज लॉ में लिखी ही नहीं और जबरदस्ती मेरे पे केस डाल रहे तो मैं प्रोहिबिशन लगाऊंगा हाई कोर्ट के अंदर, सर मेरे पे जबरदस्ती केस चला रखा है लोअर कोर्ट में, इनको रोको। तो तब भी प्रोहिबिशन लगे। कोई भी चीज जो लॉ में नहीं है और वो मैं चीज कर रहा हूँ तो प्रोहिबिशन लगती है, ठीक है। दिस इज प्रोहिबिशन, ठीक है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई चीज गलत चीज होने से पहले उसको रोक लो, ठीक है। और अगर ये चीज अलाउड आती है तो बाउंड टू स्टॉप द प्रोसीडिंग एंड शुड बी इशूड बिफोर द लोअर कोर्ट पास एन ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर आ जाता है तो उसको वही चीज रोकनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। अगर हाई कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि लोअर कोर्ट को रोको इस, कि ये चीज जबरदस्ती इस चीज को इनपुट कर रहे हैं जो कि चीज एप्लीकेबल इन लॉ में, और जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा है जबकि कोई ऐसा ऑफेंस ही नहीं है, तो उस टाइम पे प्रोहिबिशन लग जाता है, ठीक है। लास्टली जो चीज हम अब पढ़ेंगे, ये तुम्हारी रिट्स थी। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें यही आता है कि आ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, बस एक सेकंड देना मेरे को प्लीज। सॉरी। तो इसके अंदर बस यही था कि रिट्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये रिट का नाम है और ये उसका मतलब रिट, और रिट का मतलब क्या होता है बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन पूछे तो किसी भी लोअर कोर्ट को रोकना, सरसरी पूछे तो कोई भी चीज को और मतलब गलत चीज होने मतलब उसको मतलब तुम्हें क्या होता है, सेंटर में लेके आ जाना, मतलब उसको ऑर्डर दे देना, मंडाइमस ऑर्डर करना, ठीक है, कि भाई तुम अपनी ड्यूटी करो पूरी अच्छे से। हेबस कॉपस टू हैव द बॉडी, मतलब इलीगल डिटेंशन हो रखा है तो उसको हटाना, ठीक है। एंड हेबस कॉपस होगी, मंडेमस होगी, शर्शरी होगी, प्रोहिबिशन होगी, एंड क्यों वारंटो, कि वारंटो कि क्यों जब क्यों बाय बर्थ अथॉरिटी यू आर इन द कोर्ट। ये 2018 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यों वारंटो। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं सीधे लिखने क्यों वारंटो का मतलब ये होता है बाय बर्थ अथॉरिटी, बस ये उसका आंसर होगा, ठीक है। अथॉरिटी, ठीक है। इससे रिलेट केस नहीं आते, इससे केस नहीं आते। एक केस आता है हेबस कॉर्पस का केस जो बहुत फेमस केस है, शिवकांत शुक्ला, वो तुम्हें मैंने बता दिया। उसके अलावा और कोई केस नहीं पूछते। मतलब पूछते हैं कि भाई प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, कोवेरेंट का मतलब क्या है, सर्जरी का मतलब क्या है, ठीक है। नाउ लास्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसमें तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से उठाई है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 4A के अंदर है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आई, ठीक है। 51A के अंदर 11 ड्यूटीज है, ठीक है। शिवकांत शुक्ला वाला केस मैंने बताया था ना कि हेबस कॉर्पस केस बोलते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसी पीडीएफ के अंदर है, पढ़ लेना एक बार, दोबारा बता देता हूँ। जब हेबस कॉर्पस, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे मीसा लगा था तो मीसा के टाइम पे शिवकांत शुक्ला को जबरदस्ती पकड़ लिया था क्योंकि उसको कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जो उनको लग रहा था कि गलत कर सकता है, तो उसको जबरदस्ती डाल दिया और पुलिस वालों ने अपने जबरदस्ती जेल में डाल दिया। तो उसने केस लगाया था कि हेबस कॉर्पस का, कि हाँ शिवकांत शुक्ला, हाँ ठीक है। उसने अपना केस लगाया था कि क्यों मेरे को जबरदस्ती पकड़ रखा है और मेरे को बाहर निकालो। तो जजेस ने मेजोरिटी में ये बात बोली गई थी उस टाइम पे, ये था कि जो उस टाइम के हेड थे, जो सीजे बनने वाले थे, उन्होंने क्या करा था उस टाइम पे, इसमें ना 5 या 6 जज का एक पैनल था। तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट जज, तो इसमें क्या था कि इन इसमें से एक मेजोरिटी ऐसी आई, 3-3-2 की थी या 4-3 की थी, कि क्या हेबस कॉर्पस सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो एक जस्टिस ऐसे थे जिन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, जो इंदिरा ने साथ दिया, बाद में वो चीफ जस्टिस बने, आई गेस एएन रे थे। और जो हर गोविंद खुराना थे, उन्होंने डिसेंट दिया था कि नहीं कर सकते, हेबस कॉर्पस इज ए आर्टिकल 32 एंड इज ए फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे। तो उनको वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे पर उनको नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ ये बात करी थी, ठीक है। तो ये हेबस कॉर्पस केस था कि अगर कुछ हो गया और आर्टिकल 32 लगा दें तो क्या हम निकालें कि नहीं निकालें बच को। तो उसमें शिवकांत शुक्ला में बात कही गई थी कि नहीं निकाल सकते, अगर इमरजेंसी लगा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश पहले हो तो हम नहीं निकालेंगे। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी तो नई सरकार है तो उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए हेबस कॉर्पस को हम नहीं सस्पेंड कर सकते क्योंकि आर्टिकल 32 आर्टिकल 2021 का इंट्रिंसिक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है, बस तुम्हें याद करनी है, कुछ नहीं करना। रेट्स वाली पीडीएफ आज मिल जाएगी, वो मैंने बाद में बनाई है, ठीक है। ये 11 है, रट लेना, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको सिर्फ याद करना है। और इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या नहीं है, बस और कुछ नहीं आता। क्योंकि द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, बस। पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट्स इट्स इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, सिंपल लैंग्वेज।
कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है, इंस्टीट्यूशंस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशन बनाया है उनको अवॉइड करना है, जैसे ईसीआई है या सीएजी का ऑफिस है, ठीक है। नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है, नेशनल एंथम की इज्जत करनी है, ठीक है, ये तुम्हारा वन है। सेकंड है तुम्हारा नोबल आइडियाज इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, इसलिए मेरे को आज तक याद है, ठीक है। तो इसके अंदर ये था कि जो नोबल आइडियाज उस टाइम पे जेएलएन ने दिए थे या किसी ने भी दिए थे, इंदिरा गांधी महात्मा गांधी ने, उनको चेरिश करना, जैसे स्वराज इसमें बर्थ राइट, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये जो आइडिया दिया था उसकी इज्जत करना, उसको फॉलो करना, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल में जो भी चीजें हुई थी उसको फॉलो करना, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी कि सरदार स्वरण सिंह से आई थी, ये रही सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ये भी याद कर लेना। ये तीन चीजें इसमें याद करने की होती, रशिया से उठाया है, पार्ट 4A के अंदर है, और 44 से उठ के आई है, 42 से उठ के आई है, और सरदार स्वरण सिंह ने के आइडिया पे आई है, बस। ये तुम्हें तीन चीजें पता होनी चाहिए फंडामेंटलिटीज के स्टार्ट करने से पहले, और ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसके बाद अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्लास याद करो, प्रियम्बल वाली। सोवरेनिटी बताया था कि जो पीएम के पास पावर होती है, सिर्फ वही लॉ बनाएगा इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री लॉ बना सकते हैं, और कोई यूएन कोई भी लॉ बनेगा तो हम नहीं सुनने वाले। यूनिटी, सब एकता में रहेंगे। इंटेग्रिटी, भाईचारा होना चाहिए सब में इंडिया के अंदर, ठीक है। चौथी, डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कंपेल्ड टू डू सो। अगर तुमसे कोई बोलता है कि ये देखो, ये जस्टिसेबल नहीं होती, नॉन जस्टिसेबल। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई उठ के आ जाओ, कंट्री को डिफेंड करना है और सर्विस करनी है तुम्हें नेशन की, और तुम मना कर दो, तो तुम पे केस नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन फंडामेंटल। देखो, फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज है जो सिर्फ कोर्ट में तुम लेके जा सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो जबरदस्ती तुमसे करा सके। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ये और डीपीएसपी। तो अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज है, तुम उस चीज को करने से मना करते हो, तो तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बट अगर कोई लॉ बना हुआ है, जैसे नेशनल फ्लैग है, तुम जबरदस्ती नेशनल फ्लैग को जलाओगे, उसको फाड़ोगे, कुछ करोगे, तो तुम्हारे ऊपर नेशनल फ्लैग एक्ट के अगेंस्ट वो लग जाएगा केस, कि तुमने क्यों किया ऐसा। तो दो, तुम इसको जबरदस्ती किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, बट इसके अंदर की जो लॉज बने हुए हैं इसको बचाने के लिए, अगर तुम उसको वायलेट करोगे तुम फंसे जा सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस इनको, हमारे इंडिया के अंदर कोई भी मैंडेटरी 3 ईयर आर्मी प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि रशिया इन सब के अंदर होता है कि 3 साल तुम्हें आर्मी में सर्विस करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो नहीं है। जब अगर तुम किसी को बोले तू बेटा जो आर्मी में जा सर्विस करने के लिए, तो तुम पे कोई तुम मना कर दो, इन्फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए कि अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, तुम मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं करना, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, मेरे को डर लग रहा है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हाँ, टर्की इसमें भी है, ठीक है। तो अपनी कंट्री को डिफेंड करना, नेशनल सर्विस बुलाना, जब भी बुलाया जाए तो आना। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अगर जबरदस्ती कोई करे तो तुम मना भी कर सकते हो, ठीक है। 5th, टू प्रमोट हार्मनी, एक साथ में रहना है, कॉमन ब्रदरहुड, इंडिया में सबके साथ रहना है, ठीक है। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल, और जो डाइवर्सिटी है हमारी, और जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेरोगेटरी डिग्निटी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट, उससे दूर रहना, ठीक है। हार्मनी प्रमोट करना, ये वर्ड रख लेना, ये वर्ड डायरेक्ट एग्जैक्टली पूछते हैं, कई बार क्या होता है कि इसमें एक दो चीज मिस कर देंगे और बोलेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है, ओके। तो हार्मनी प्रमोट करना, कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना, ठीक है। इंडिया के अंदर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रीजनल माइनॉरिटीज है उनको एकता में रखना, और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो कि वुमेन के है, जैसे कि जबरदस्ती किसी वुमेन को उठा लेना, उस चीज से दूर रहना, उसको कर देना। जब वैसे प्रोस्टिट्यूशन के अंदर किसी को भेजना, फंडामेंटल राइट भी है, नहीं कर सकते, और एफडी में भी है, ये मॉरल राइट्स, दीज आर मॉरल, जो बोलते हैं ना, मॉरल होना चाहिए थोड़ा बहुत, दीज आर मॉरल राइट्स, ठीक है। छठे में, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो हमारे कल्चर है उसकी जो रिच हेरिटेज है, जैसे मुगलों ने जो हेरिटेज थी है, उसको बचा के रखना, जो हमारी बुद्धा की हेरिटेज उसको बचा के रखना, ठीक है। सातवां, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रिएचर्स, इन सबको बचाना, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड है। आठवां, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक साइंटिफिक टेम्पर होता है, मतलब एक होता है ना कि साइंटिफिक दिमाग की बात यूज हो रही है, कि मतलब हमें साइंटिफिकली बातें करनी चाहिए, कोई भी जैसे हवा में उड़ानी चाहिए। जैसे कई लोग कुछ होते हैं कि तुम इसके मतलब सोने के बर्तन में पानी पियो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, तो ये साइंटिफिक बात थोड़ी ना है क्योंकि बिकॉज गोल्ड इज ए नॉन रिएक्टिव मेटल। अब जबरदस्ती तुम उसे पियोगे, तुम दिखाना थोड़ी ना चाहोगे। तो साइंटिफिक बातों को हमें प्रमोट करना चाहिए, जो तांबे के पानी पीने में अच्छा रहता है, ठीक है।
हाँ सेंसिबल है, लॉजिकल बात है, साइंटिफिक, ठीक है। ह्यूमैनिज्म, एकता के बारे में बताना चाहिए, जैसे हिंदू मुसलमान भाई भाई, चीनी भाई भाई वाला सिस्टम, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अगर तुम्हें कोई चीज गलत लगती है तुम्हें रोकना चाहिए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ठीक है। नो, पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाना है और वायलेंस नहीं करनी है, ठीक है। 10वां, ठीक है। एक्सीलेंस, हर जो टूवर्ड्स एक्सीलेंस पीएस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टिट्यूटाइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमें ऐसा काम करना है हर स्पीयर के अंदर, हर चीज के अंदर, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं और ऐसी कलेक्टिव एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं, उसकी वजह से जो नेशन है वो और हाई लेवल पे जाए और अचीवमेंट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ओलंपिक बनना चाहता है तो उसकी हेल्प करना, ठीक है। और अगर कोई इंसान बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो उसकी हेल्प करना, ठीक है, ताकि उस इंसान को और अच्छी चीजें मिल सके, ठीक है। तो दिस इज इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 11th वन इज टू प्रमोट opportunity to education to children what between the age of 6 to 14 years इस 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने डाला था, बस ये रट लेना। ये तुम्हारा 21A और डीपीएसपी में भी आता है, सॉरी नोट 39, 40 44 में आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। 21 के अंदर तो आता ही आता है, ठीक है। तो 6 साल के बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा है जो 6 साल का, तुम्हारा बच्चा, तुम्हें जब तो तुम्हें उसको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। और 14 ईयर्स तक तुम्हारे हक बनता है कि तुम्हें भेजना चाहिए, तो ये मॉरल राइट्स है, ये सर मॉरल, ठीक है। ये 86 ने डाला है, इनको इनको सिर्फ याद करना है, ठीक है, एक बार। यहाँ पे तुम्हारा इस खत्म होता है, इसके अलावा तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म हो गया। हाँ 40, हाँ 45, ठीक है। 44 इज यूसीसी, ठीक है। बताओ, कोई डाउट फंडामेंटल राइट्स के अंदर, रिट्स के अंदर और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर? 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, फटाफट बता दो, बता दो किसी को। कुछ भी डाउट? आई गेस आज की क्लास बहुत सिंपल थी। रिट्स, बस रिट्स याद कर लेना एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट है रिट्स, उसका नाम और उसका फंक्शन, ठीक है, और उसके एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस या एप्लीकेब या कंडीशंस, ये दो चीजें याद करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके नाम, सॉरी मतलब क्या है, ठीक है, बस नेम और एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो बचता है तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में कौन सी चीज घुसी हुई है, ठीक है, और उसके एक्सेप्शंस, और हाँ बस एक्सेप्शंस, ये तीन चीजें याद करना और कुछ नहीं आता है इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स में। मंडेमस यार, मंडेमस का मतलब होता है, मंडेमस तुम्हें याद करने का तरीका बताया मैंने कि मैडम, मैडम से याद कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई भी बंदा कोई काम नहीं कर रहा, अब तुम जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तुम्हें पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ये काम नहीं करके देते, सीधा उठ के वो बोल देंगे तुम काउंटर 1 पे जाओगे, वो बोला काउंटर 4 पे जाओ, वो बोला काउंटर 6 पे जाओ, फिर वो बोला काउंटर 10 पे जाओ, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि, तो अगर तुम ऐसा होता तुम सीधा हाईकोर्ट या में जाके बोले सर मेरे को पेंशन चाहिए, मेरे को पेंशन नहीं दे रहे ये लोग, ये जो बंदा एक नंबर काउंटर पे बैठा, कभी 2 पे बेचता, कभी 6 बेचता, कभी 10 पे बेचता, तो इसको कमांड करो कि मुझे पेंशन दे, नहीं दे सकता तो कोई मुझे बताओ जो अथॉरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब होता है वी कमांड, कमांड करो। कोई पुलिस वाला तुम्हारी एफआईआर नहीं लिख रहा, और एफआईआर लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें जा रहे हो तुम, एसपी के पास, वो भी मना कर रहा है, तो उसके बाद तुम कोर्ट में जा रहे हो, वो भी मना कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला मजिस्ट्रेट भी मना कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो तुम क्या करोगे, तुम सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाओगे कि भाई करो प्लीज इसको, इसको बोलो मेरी एफआईआर लॉन्च करे। तो दिस इज कमांड, कमांड देना, कुछ भी चीज के लिए कमांड देना, जो लॉफुल कमांड है, जो कि चीज लॉ में लिख रखी है, ठीक है। दिस इज मंडेमस। याद कर लो, मैं तो तरीका दिया। हेबस कोपस, हे बस करो मेरे को जाने दो। मंडेमस मैडम, ठीक है। सर्चरी, सेंटर में आ जा, ठीक है। क्यों वारंटो, क्यों है। एंड लास्ट में प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिशन, क्यों कर रहा है, ठीक है। सर्चरी यार, सेंटर में आ जा यार, बताया ना कि तू अपनी अथॉरिटी के ऊपर कैसे जा रहा है। अगर कोई भी चीज कोई अथॉरिटी के ऊपर जाता है तो सर्चरी लग जाता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी 10 साल की सजा है, मैक्सिमम की सजा 7 साल की है, तुम 10 साल की सजा दे रहे हो, तो सर्चरी, सर्चरी लगा लो। तो अगर बीच में ये बता दीजिए कि कैसे, क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें डायरेक्टली, यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसमें यही आता है कि भाई सर्चरी लिख देंगे, मंडेमस लिख देंगे, हेबस कॉर्पस लिख देंगे, और तुम्हारा और ये क्या नाम है, उसको मंडेमस सर्चरी क्यू वारंटो लिख देंगे। अब बताओ भाई कौन सा। यहाँ तुम्हें ऑप्शन दे देंगे टू हैव द बॉडी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे वी कमांड, ठीक है। क्यू वारंटो में लिखेंगे बाय वन अथॉरिटी, ठीक है। बस तुम्हें मैच करना है कि यार ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, या क्या कर देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्यू वारंटो।
ये 2018 में आया था, अगर तुम देख लो क्वेश्चन 2018 का, तुमने किसी में देखा हो पेपर तो। क्यों वारंट करता था, चार ऑप्शन थे तो इसमें ऑप्शन सही था, बाय बर्थ अथॉरिटी। ये आंसर है बस उसका। ये आंसर था कि उसका, बाकी तीनों जो भी थे, बी का ऐसे ऑप्शन होगा, बी कमांड, एक होगा टू हैव द बॉडी, ऐसे करके होगा। तुम्हें बस ये चूज करते हैं, बाय बर्थ अथॉरिटी। हो गया आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस रिट्स में। एफडी और फंडामेंटल ड्यूटीज में बता दिया मैंने कैसे आते हैं, सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेंगे, बताओ इनमें चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या चारों में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, बस। फंडामेंटल राइट्स में एक चीज पूछने कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है, 14 कब लग सकता है, और 14 क्या, और अगर 14 पूछ लेंगे तो 14 के एक्सेप्शन बता दो कि 14 के एक्सेप्शन क्या है, कि प्रेसिडेंट पे 14 एप्लीकेबल है कि नहीं। हाँ, एक चीज और याद रखना, तो बताना भूल गया, मंडामस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मंडामस कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और गवर्नर पे नहीं लगता। ये चीज याद कर लेना, ये मैं तो बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडेमस जो होता है ना, कमांड। तुम चीफ जस्टिस को कमांड नहीं दे सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये, सॉरी, तुम्हारे हाई कोर्ट में ये काम नहीं हो रहा है, ये काम करो, ठीक है, उसके पास वो, उसको पास वो मना कर सकता है, भाई मैं नहीं कर रहा। और गवर्नर को भी तुम मना कर सकते हो, दो बंदों के पास मंडेमस की पावर नहीं होती। ये चीज तुम्हारे, कोई तुमसे पूछता नहीं है, मतलब पेपर में भी नहीं आता, बट ये पता होना चाहिए, मंडेमस इन दो जगहों पे नहीं लगता। ठीक है। हाँ, फंडामेंटल सारी चीजें भाई रटना है, फंडामेंटल इसको रट लो। वो 11 क्या बोलता है, 12 क्या बोलता है, 13 क्या बोलता है, 14, 15, 16, 19, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन से राइट्स इसको इंडियंस को अलाउड है, और कौन से राइट्स फॉरेनर्स को अलाउड है। तो तुम्हें पता है कि 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये इंडियंस को है, बाकी रेस्ट सब इसको है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि तो फॉलोइंग्स आर अलाउड फॉर इंडियंस एंड द फॉलोइंग्स आर अलाउड फॉर फॉरेनर्स। बस 14 हो गया जैसे, 14। इसके बाद तुम्हारा 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, बस। ये आ गया आंसर सीधा। मैं सब नहीं याद करने जो मैं पढ़ूंगा बस बता देना, ठीक। इसके अलावा कोई और डाउट, आई गेस इतना बहुत है आज के लिए। कोई डाउट है इसके अलावा? आई गेस सब कुछ खत्म है, कोई और होगा? ठीक है, अगर मैंने बता दिया। व्हाट्सएप, अगर किसी को डाउट होता है ना पॉलिटी में कुछ भी, काइंडली मेरे को ना स्पेसिफिकली मैसेज करो उसके ऊपर। जो तुम्हारा ये है टेलीग्राम है, अगर 3-4 बार मैसेज करने में। 33-34 पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यार वैसे। कल बता दूंगा क्लास के अंदर, बट 33, 34, 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, कल मैं बता दूंगा दोबारा क्या है वो, छोटे से बता दूंगा छोटा। बट कभी पूछते नहीं 34, 35, 36, बिकॉज ये बात करता है आर्म फोर्सेस के बारे में। आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो आर्म फोर्स के बारे में कोई पूछते नहीं है। बट कल मैं क्लास में बता दूंगा 34, 35 क्या है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट 1% भी? हाँ, टेलीग्राम पे भाई मेरे को 3-4 बार मैसेज कर देना, अगर मैं रिप्लाई ना करूँ, और बाकी कोई बोलता है ना, तो गलत भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है, बट पंगा ये रहता है ना, फिर अगर तुम्हें कोई चीज डाउट और तुम उसका आंसर ये कर दो, यार उसने बंदे ने ये बात बोली थी, वो बात बोली थी, या इसका आंसर ये भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, वो बंदा बी और सी बोल रहा है, तो चीजें डाउट हो जाती हैं। तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो स्पेसिफिकली मेरे को मैसेज कर दो, केशव कांत शर्मा से मेरा नाम है ही, ठीक है, मैं एक मैसेज और डाल दूंगा, इफ एनी डाउट, राइट है, ठीक है, कर देना। प्रोहिबिशन रेजिस्ट्रेशन अगेंस्ट कर सकते हैं, नहीं, हाँ कर सकते हो प्रोहिबिशन, अगर एलजी कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो डाल सकते हो प्रोहिबिशन उसके ऊपर। प्रोहिबिशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटरी बॉडी, पब्लिक ऑफिस के ऊपर, ये सारे किसी भी, हमेशा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटरी बॉडीज, पब्लिक बॉडीज, इन सब पे चलती है। नहीं चलती तो सिर्फ प्राइवेट बॉडीज पे। ये बात याद रखना, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेरा नहीं है, आरटीआई फंडामेंटल नहीं है, आरटीआई इज ए स्टैट्यूटरी राइट। बेसिक थिंग है कि जिस चीज को आर्टिकल, जिस चीज के ऊपर एक एक्ट बनी हो ना, वो हमें स्टैट्यूटरी राइट होता है। फंडामेंटल राइट, मैंने क्या बताया, फंडामेंटल राइट वही होगा जो स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है, जैसे कि आर्टिकल लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो फंडामेंटल राइट है। कहीं लिखा आरटीआई किसी भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी भी आर्टिकल के अंदर की है? किसने बोला, कहीं लिख रखा है आरटीआई है? 19(1) खोल के बताना। 19 क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच में लिखा है कि आरटीआई है? अगर 19(1) के अंदर स्पेसिफिकली लाइन लिखा हो ना कि आरटीआई, वर्ड लिखा हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो फंडामेंटल होगा, उससे पहले नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा बात करता है वर्ड टू वर्ड पे, एक वर्ड के ऊपर दंगे फैला जाते हैं कि तुमने कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया, ये ठीक है। तो आई गेस आज हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आ जाना, ठीक है। ऋषभ, यू हियर? हाँ, हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट मंडा में नहीं कर सकते, नहीं गवर्नर के अगेंस्ट।
ओके आई गेस, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, ठीक है, थैंक्स। एंड जो भी कोई डाउट हो कल बात करेंगे, ठीक है।